अब मैं इस कार्यक्रम को आप सभी को मैं नमन करता हूँ और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। वाचालं मंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। श्री शंकर शिक्षायतन प्रतिमाह किसी न किसी नवीन विषय को लेकर के कार्यक्रम को समायोजित करता आ रहा है। इस माह का आज का जो कार्यक्रम है वह इंद्र विजय का ही प्रथम जो प्रक्रम है उसमें से सीमा प्रसंग पर है। सीमा प्रसंग में 14 प्रमाण हैं, उनमें से 5 प्रमाण पर फरवरी में, 5 प्रमाण पर मार्च में और आज जो है 4 प्रमाण बचा है। इस पर आज का व्याख्यान आयोजित है। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित परमादरणीय प्रोफेसर सुंदर नारायण झा जी, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेद विभाग में आचार्य हैं, आदरणीय झा जी को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में आचार्य परमादरणीय दयाल सिंह सर उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उपस्थित हैं हमारे मध्य आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से संस्कृत विभाग के आचार्य आदरणीय कुलदीप कुमार शुक्ल जी उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। इस पटल पर जितने भी विद्वान उपस्थित हैं आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय अरविंद तिवारी जी हैं, रामचंद्र शर्मा जी हैं, अनेक विद्वान उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब समय है वैदिक मंगलाचरण का। मैं वैदिक मंगलाचरण के लिए आदरणीय डॉक्टर ओंकार रेणुकर जी से निवेदन करता हूं कि आप वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। शैलुकर जी श्री लाल जी बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग में सहायक आचार्य के अतिथि प्राध्यापक के रूप में आप सहायक आचार्य हैं। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय ओंकारनाथ। हरि ओम सदा सस्पति मद्भूतां प्रियामिन्द्रस्य काम्यां सानिं मेधामया शिखगुसवाः जां मेधान्दे वगणाः पितरश्चोपासते तयामामतिया मे धयाग्ने मेधाविनाङ्कुरसवा अग्नेन यसुपथाराये असमान् विषवा निदेवयुना निविद्वान् जूयोऽध्यसमज्जुहुरा नामेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। हरि ओम। धन्यवाद। सादर आपको धन्यवाद। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार किया और मंगलाचरण से कार्यक्रम को प्रारंभ किया। आपके प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में आदरणीय कुलदीप कुमार जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने व्याख्यान से हमें उपकृत करने की कृपा करें। आपके लिए समय सीमा भी निर्धारित है। आप युवा विद्वान हैं, अनेक विषयों के ज्ञाता हैं। मुझे आशा है
कि आपका व्याख्यान आज अत्यंत ही प्रभावशाली होगा। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप अपने व्याख्यान से हमें उत्कृत करने की कृपा करें। कुलदीप जी। प्राणं विदधाति पूर्वं यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। शंकर शिक्षायतन के द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसमें सीमा प्रसंग के विषय पर विचार किया जा रहा है, श्री मधुसूदन ओझा जी ने अनेकों प्रमाण प्रस्तुत किए हैं इस विषय में कि भारतवर्ष शब्द का प्रयोग जब हमारे प्राचीन भारतीय वाङ्मय में होता है, इसमें पुराण मुख्य रूप से आते हैं, तो उसका आशय क्या हो, इस विषय में उन्होंने अनेकों प्रमाण दिए हैं। मेरे लिए 11वां प्रमाण निर्धारित किया गया है विषय के रूप में। ये प्रमाण इस विषय में है कि जब भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसकी सीमा क्या मानी जाए। भारतवर्ष शब्द का उच्चारण जब किया जाता है तो उस भारतवर्ष शब्द से हम क्या समझें, उसके पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर की सीमा क्या हो, यही विषय है। सामान्यतः इस विषय पर उतना विचार प्राचीन भारतीय वाङ्मय के प्रमाण पूर्वक नहीं किया गया है। हम लोग भी जो भूगोल इत्यादि पढ़ते आए हैं छोटे से, उसमें इस सब बात का विचार नहीं है। बस हम लोग तो इतना ही जानते हैं, आजादी के बाद हम लोग जन्म लिए हैं और इतना जानते हैं कि भारतवर्ष पाकिस्तान एक साथ था, बस उसी में बांग्लादेश निकल गया, इसी को भारतवर्ष जानते हैं। हम लोगों की और हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ी है, मैं समझता हूं कि सामान्यतः उसकी यही समझ है। लेकिन जो प्राणेतिहास के विद्वान हैं, भिन्न भिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं, वो संभवतः इस बात को अवश्य जानते होंगे कि भारतवर्ष शब्द का प्रयोग, जब भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया, चाहे विष्णु पुराण में कहा गया गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्, तो जहां जहां भारतवर्ष का प्रयोग किया गया, श्रीमद् भागवत इत्यादि में जब पंचम स्कंद में भारतवर्ष का वर्णन किया गया और उनकी नदियों का वर्णन किया गया, पर्वतों का वर्णन किया गया, तो भारतवर्ष शब्द का जो प्रयोग है, और आज जो हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान, उसमें निकल गया बाद में बांग्लादेश भी, तो आज हिंदुस्तान जिसे हम समझते हैं और भारतवर्ष समझते हैं, प्रायः आज भारतवर्ष और हिंदुस्तान को पर्याय समझा जाने लगा है। इसमें हम लोग, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी, और मैं समझता हूँ राजनेता लोग भी, अगर आप एक सर्वेक्षण कर लें और राजनेताओं से, सामान्य मतदाताओं से, सामान्य विद्यार्थियों से, हमारी पीढ़ी वाले लोगों से पूछें, तो मैं समझता हूं कि 90% से अधिक लोग यही उत्तर देंगे कि भारतवर्ष और हिंदुस्तान तुल्य है। लेकिन ये बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि भारतवर्ष शब्द अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय वाङ्मय में इसका प्रयोग होता रहा है, और वो निश्चित रूप से आज जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं उससे अत्यधिक विशाल था। अब कितना विशाल था, उसकी सीमा निर्धारित किए बिना ये तय नहीं हो सकता। तो उसकी सीमा के निर्धारण के लिए मधुसूदन ओझा जी ने अनेकों प्रमाण दिए हैं। अन्य प्रमाणों की चर्चा अन्य विद्वान करेंगे, मैं केवल 11वें प्रमाण पर यत्किंचित विचार करता हूं। तो इसका शीर्षक यही है कि जो नव भारत में नव भारतीय नव द्वीप है, इन नव भारतीय द्वीपों के बीच में हिंदुस्तान के लिए कुमारिका द्वीप शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो कुमारिका द्वीप कहना ही इस बात को, और कुमारिका द्वीप की सीमा बतलाई गई है। तो कुमारिका द्वीप शब्द का उच्चारण ही यह दर्शाता है कि आज जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, उस हिंदुस्तान मात्र में भारतवर्ष की सीमाओं का समावेश नहीं होता, भारतवर्ष उससे अधिक विशालतर है। ये बतलाने के लिए 11वें प्रमाण की चर्चा करते हैं। नवानाम भारतीय द्वीपानां मध्ये हिंदुस्तानस्य नवमं कुमारिका द्वीपत्वाख्यानं भारतवर्षस्य हिंदुस्तान मात्र पर्यवसायित्वा भावे एकादशम प्रमाणम। हिंदुस्तान के लिए कुमारिका द्वीप शब्द का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि भारतवर्ष जो है हिंदुस्तान मात्र से अधिक विशाल है। तो ये कह रहे हैं कि भुवन कोश में, अर्थात पुराणों में जहाँ भुवनों का वर्णन किया जाता है, भुवनों का वर्णन करने की एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ रही है। प्रायः प्रत्येक पुराण में, प्रायः मैं कह रहा हूँ, प्रायः प्रत्येक पुराण में 14 भुवनों का वर्णन होता है। भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्यम, और नीचे सुतल वितल पाताल इत्यादि जो 7 लोक हैं, इन सब भुवनों का वर्णन जब किया जाता है उसे भुवन स्थान या भुवन कोश कहा जाता है। भुवनों का वर्णन अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। योग सूत्र के व्यास भाष्य में एक सूत्र है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान होता है। उसके व्यास भाष्य में व्यास जी ने बड़े विस्तार से भुवनों का वर्णन किया है। इसी प्रकार प्रत्येक पुराण में प्रायः भुवनों का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ ओझा जी ने मत्स्य पुराण के उद्धरण से अपना आख्यान आरंभ किया एकादश प्रमाण में। मत्स्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ, जिसको उद्धृत किया है ओझा जी ने, योजना नाम सहस्त्रम तु द्वीपोयम दक्षिणोत्तरः आयतस्तु कुमारी तो गंगाया प्रवाहावधि। ये श्लोक है। अर्थात ये जो कुमारिका द्वीप है, ये दक्षिण से लेकर के उत्तर में 1000 योजन इसका विस्तार है। और जो कुमारी शब्द है, अर्थात सिंघल द्वीप से लेकर के गंगा के प्रवाह के उद्गम तक ये चौड़ा फैला हुआ है, ऐसा मत्स्य पुराण का वचन है। इसके समर्थन में एक मार्कंडेय पुराण का वचन भी उद्धृत किया है, योजना नाम सहस्त्रम वही द्वीपोयम दक्षिणोत्तरम। ये भी वही है कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जो भारतवर्ष की सीमा है उसका विस्तार है 1000 योजन। अब हम ये जानते हैं योजन शब्द 4 कोस के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन श्री ओझा जी का ये कहना है कि यहाँ पर जो प्रयुक्त योजन शब्द है वो केवल 1 कोस का अर्थ लेना चाहिए, ताकि अन्य वचनों की अंगति हो सके। ये लिखा है इन्होंने, अत्र योजन शब्द क्रोश परतया नेयः। यहाँ पर योजन शब्द जो है क्रोश परक ही लेना चाहिए। और जो कुमारी शब्द है, आयतस्तु कुमारी तो गंगाया प्रवाहावधि, कुमारी से लेकर के गंगा के प्रवाह तक ये फैला हुआ है चौड़ा। तो कुमारी शब्द यहाँ सिंघल द्वीप में प्रसिद्ध है। क्यों? इसमें प्रमाण दिया कि स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड में कुमारिका ख्यान जब आता है तो वहां पर सिंघल द्वीप के लिए कुमारिका का प्रयोग है, कुमारिका द्वीप का। अब ये जो सिंघल द्वीप है ये कहाँ पर है, इसका अक्षांश बतला रहे हैं ओझा जी। सिंघल द्वीप 47 सप्तमेंशे सन्निविष्टः। ये सिंघल द्वीप जो है वो 7 अंश और 47 कला, इतने अक्षांश पर सिंघल द्वीप की स्थिति है। ये दक्षिण सीमा है भारतवर्ष की। भारतवर्ष की दक्षिण सीमा सिंघल द्वीप तक जाती है। और गंगा प्रवाह का आरंभ जो है वो 36 अक्षांश पर होता है। गंगा प्रवाहारंभस्तु 36 अक्षांशे। तो सिंघल द्वीप जो है दक्षिण में है 7 अंश 47 कला पर अक्षांश, और उत्तर में गंगा का प्रवाह है 36 अक्षांश पर। प्रति मिले ही 70 में
तो 69 सही 1/3 मील इन्होंने बताया। 69 मील और 1/3 मील, इतना एक अक्षांश का मान होता है, मैंने इतने में एक अक्षांश व्यतीत हो जाता है। इसमें अगर 28 का गुणा करेंगे तो लगभग 2000 मील आएंगे, ये लिखा है इन्होंने। तेषाम 28 गुणत्वे मीलानाम 2,000 प्रायतया तावान से दक्षिणोत्तरायामो निष्कृष्यते। अगर 28 गुणा करेंगे 29 सही 1/3 मील में तो लगभग 2000 मील आएंगे, और मील शब्द लगभग आधे कोस का होता है, तो 2000 मील का तात्पर्य हुआ 1000 कोस। तो अगर हम योजन शब्द को क्रोश परक माने तो इस वचन की संगति होती है कि 1000 कोस का भारतवर्ष की दक्षिणोत्तर सीमा का विस्तार 1000 कोस है। एतच्च मानम सिंधो पश्चिमतोपि लोहित सागर पर्यंतम उपनीयते मेसापोटामिया प्रदेशस्यापि 37 अक्षांश प्रायत्वात्। जो मेसापोटामिया जो देश है, प्रदेश है, वो भी लगभग 36 अक्षांश की रेखा पर ही आता है। अतः ये जो 1000 कोस का मान है, ये सिंधु के पश्चिम से लेकर के लाल सागर पर्यंत मेसापोटामिया तक जाता है, उसका भी विस्तार है। अब इसके समर्थन में जो एक ब्रह्म पुराण में एक श्लोक आता है, जिसे कोट को उद्धृत कर रहे हैं, उत्तरेण समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ऐसे मिलता जुलता श्लोक विष्णु पुराण में भी है। और जो मत्स्य पुराण में फिर कहा गया है, फिर ये ऊर्ध्वम तो विस्तीर्ण सहस्त्राणि दशैवतु, तिरछे से ऊपर तक माने उत्तर से दक्षिण तक ये जो 10 सहस्त्र योजन विस्तीर्ण है, ऐसा जो कहा गया है, तो इसके उत्तर में श्री ओझा जी का ये कहना है कि ये जो निर्देश है, ये निर्देश जो है भ्रामक है। इति निर्दिश्यते तत्र कालदोषाल लेख प्रमादात पाठ भ्रमा संभाव्यते। ये जो 10,000 बतला दिया, ये काल दोष से लेख में प्रमाद हो गया, इसलिए पाठ में भ्रम हो सकता है, इसकी संभावना है। क्योंकि 10,000 संख्या सर्वथा प्रत्यक्ष विरुद्ध है, और आगे पीछे जो मत्स्य पुराण में ही मत्स्य पुराण में ही कहा कि सहस्त्र क्रोश है, यहाँ 10 सहस्त्र कह दिया, तो अपनी ही उक्ति में पूर्वापर में विरोध आ जा रहा है। इसलिए हो सकता है मत्स्य पुराण का ये 10 सहस्त्र वाला वचन है, ये प्रत्यक्ष से भी विरुद्ध है और अपनी पहले की उक्ति से भी विरोध होता है। अथवा अगर संगति बैठानी हो, किसी को लग रहा हो कि नहीं नहीं ये तो पक्ष ठीक नहीं है कि आपने कह दिया कि विरोध है, ये भ्रामक पाठ है, तो कहा कि यदि किसी को इसमें आस्था न जम रही हो तो दूसरा समाधान भी दिया। अथवा वर्गात्मक क्रोशानाम अयम उल्लेखा संभाव्यते, अथवा ये वर्गात्मक क्रोश माना जाए, वर्गात्मक क्रोश 10,000 होगा, ऐसा इन्होंने कहा। अर्थात तथा च पूर्व पश्चिमतो 90 साधिक सहस्र क्रोशमितम दक्षिणोत्तरतस्तु साधिकाष्टाविंशत्यंशतया सहस्र क्रोशमितम चेदम भारतवर्षम इति स्थितम। पूर्व से लेकर के पश्चिम में 90 अंश की दूरी है अक्षांश दृष्टि से, तो वो जो है 3000 कोस से थोड़ा ऊपर ही आएगा। अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और फिर ये 1000 कोस मिला के 10,000। तो ऐसे कहा कि वर्गात्मक कोष का अगर हम माने तो फिर विरोध नहीं रह जाता है। पूर्व पश्चिम में 90 अंश को अगर गुणा करेंगे 69.5 मील, 69 से 1/3 मील से, तो ये 3000 कोस से थोड़ा ऊपर ही आएगा। इसका जब वर्ग करेंगे तो ये 9000 हो जाएगा, और इसमें 1000 जोड़ देंगे 10,000, तो लगभग वर्गात्मक क्रोश जो है 9000 से कुछ अधिक होने से 10,000 कहा जा सकता है। ये इनका दूसरा समाधान है कि जहां 10,000 कोष कहा गया है भारतवर्ष के क्षेत्रफल को, तो या तो वर्गात्मक क्रोश माना जाए, तो 3000 के वर्ष वर्ग करेंगे तो ऐसे कह रहे हैं। ये एक इनका समाधान है। वैसे तो चूंकि पूरा प्रवचन से विरोध है और प्रत्यक्ष में भी सीमा जो है 1000 कोष की पाई जाती है, इसलिए ये पाठ जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और फिर तो यही इनका प्रमाण एकादश समाप्त होता है।
दूसरी बात उन्होंने थोड़ी सी और जोड़ी है कि यदि अक्षांश शून्य प्रदेश जो लंका में माना जाता है, निरक्ष देशात् यदि तू निरक्ष देशावतिष्ठते तदा षट्त्रिंशदंशया ततोप्यधिकं दक्षिणोत्तरायाम सिद्ध्यति इत्यूयम्। अगर हम अक्षांश निरक्ष देश से, मतलब अक्षांश शून्य प्रदेश से नापेंगे तो 36 अंश से भी थोड़ा सा अधिक होगा, तो फिर 1000 कोस से भी थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। कुमार सिंहलक द्वीप से लेकर के गंगा के प्रवाह तक 1000 कोस तक दक्षिणोत्तरायाम है इसका, और पूर्व से पश्चिम में 3000 कोस से अधिक आयाम है ये भारतवर्ष है। तो ये इनका वाक्य अंत में तथा च पूर्व पश्चिम तो 90 कोस में बदलेंगे तो 3000 कोस से कुछ अधिक आएगा, और दक्षिणोत्तर में 1000 कोस। तो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक 1000 कोस की सीमा भारतवर्ष की सीमा है। भारतवर्ष कहने से हमें ये समझना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से आज के हिंदुस्तान से बड़ा है। तो ऐसा कहकर गीता एकादश प्रमाण पूरा होता है। मैं भी अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। एकादश प्रमाण लगभग इनका ही था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अत्यंत ही अपना जो निर्धारित समय में व्याख्यान को पूर्ण किया, और 11वें प्रमाण में जो आपने कहा, 11वें प्रमाण के जितने विषय वस्तु थे उनका आपने प्रतिपादन किया। पुराणों में जो उन्होंने पाठ भेद का रखा, पूर्वापर संदर्भ का आपने स्थापन किया, आपके प्रति मैं श्री शंकर शिक्षायतन पक्ष से धन्यवाद समर्पित करता हूँ। अब मैं द्वितीय वक्ता के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आचार्य हैं आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार जी, मैं आदरणीय विनोद कुमार जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने व्याख्यान से उपकृत करने की कृपा करें। सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्यौः ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्रितः। ओम शांति शांति शांति। श्री शंकर शिक्षा यतन की ओर से आयोजित इस शोध संगोष्ठी का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण, इंद्र विजय। इसमें भारत आख्यान के अंतर्गत सीमा प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम संगोष्ठी में उपस्थित आदरणीय महानुभावों को, अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर संतोष शुक्ला जी को, प्रोफेसर सुंदरलाल जी, प्रोफेसर दयाल सिंह जी, डॉक्टर अरविंद तिवारी जी, और अभी बड़ी ही जानपूर्ण बातें कर रहे थे डॉक्टर कुलदीप जी, मेरे अभिन्न मित्र श्री रामचंद्र जी को देखा था, श्री ओंकार जी अभी बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किए, अन्य सम्माननीय गणमान्य सुधी श्रोतृवृंद। जैसा कि अभी संयोजक महोदय ने बताया था कि सीमा प्रसंग में अनेक प्रमाण हैं, और उन प्रमाणों में से मुझे त्रयोदश प्रमाण पर बोलने का निर्देश हुआ है, और इस प्रमाण के अंतर्गत पंडित मधुसूदन ओझा जी भारतवर्ष की जो पश्चिम सीमा है उस सीमा के बारे में, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। कई व्याख्यानों में आप सुन चुके, और मेरे से पूर्व वक्ता भी बता भी रहे थे कि सामान्य रूप से हमारी जो धारणा है या आजकल जो भूगोल में पढ़ाया जाता है, वह भारतवर्ष की जो सीमा है वो काफी संकुचित है, और कुछ परंपरागत परिभाषा भी हमें सुनने को मिलती हैं, जैसे आसिंधु सिंधु पर्यंता वगैरह, कच्छ से लेकर कच्छ तक
और इस तरह से जो भारतवर्ष वो उसकी भी जो कल्पना की गई है वो मतलब बृहत्तर भारत जो है उससे भी कुछ हटकर के व्याख्या पंडित मधुसूदन ओझा जी करते हैं। उनकी मान्यता अलग तरह की है। तो सामान्य रूप से आप लोगों ने समस्त सीमाओं पर चर्चा की, क्योंकि त्रयोदश प्रमाण में केवल पश्चिम सीमा पर ये चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर की जो सीमा है वो हिमालय पर्वत मानी गई है, दक्षिण की जो सीमा है वो विंध्याचल पर्वत माना गया है, पूर्व की सीमा पूर्वी समुद्र है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, और जिसमें पंडित मधुसूदन ओझा जी जो हैं वो फार्मोसा को मानते हैं। मतलब आप ब्रह्मपुत्र नदी से भी आगे जो है उस स्थान को आप पूर्व की सीमा मान रहे हैं, और पश्चिमी जो सीमा है उसके विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं त्रयोदश प्रमाण में। तो सामान्य रूप से पश्चिम जो सीमा है उसके बारे में श्री ओझा जी लिख रहे हैं, एतत्तु भारतम वर्षम चतुः संस्थान संस्थितम दक्षिणा परतो ह्यस्य पूर्वेण च महोदधि हिमवान उत्तरेणास्य कार्मुकस्य यथा गुण। मार्कंडेय पुराण का ये उद्धरण उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है त्रयोदश प्रमाण में, और इसमें उन्होंने चारों सीमाओं का संकेत किया है कि तीन जो सीमाएं हैं, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में तो समुद्र है ही, उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो इनमें जो पश्चिम सीमा है जिसके बारे में समुद्र पर्यंत सीमा निश्चित की गई, उसके विषय में भी कुछ विशेष व्याख्यान यहाँ पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा किया गया, और वहां उन्होंने प्रमाण लिया है मनुस्मृति का, क्योंकि उनका मानना ये है कि पश्चिम समुद्र हम किसको माने या पश्चिमी सीमा हम किसको माने। सामान्य रूप से पश्चिम में आपका अरब सागर है, और अरब सागर को यदि पश्चिमी सीमा मानते हैं तो ओझा जी के अनुसार वो आर्यावर्त के पश्चिम में स्थित नहीं है। वो दक्षिणा पथ के पश्चिम में तो है लेकिन आर्यावर्त के पश्चिम में स्थित नहीं है, ऐसा उनका मानना है। और पश्चिम में समुद्र है, वहां तक भारत का विस्तार है, ऐसा जो है उन्होंने प्रमाणित किया है। मनुस्मृति का जो प्रसिद्ध श्लोक है उसको लेकर के, आसमुद्रात् तु वै पूर्वात् आसमुद्रात् तु पश्चिमात् तयोरेवांतरम गिर्योर आर्यावर्तम विदुर्बुधा। आपने आरंभ के व्याख्यानों में सुना होगा कि उन्होंने जब उत्तर और दक्षिण की सीमाएं निश्चित की हैं तो वहां उन्होंने प्रारंभ में बताया कि जो उत्तर की सीमा है, उत्तर का स्थान है, उसको सिंधुस्थान क्यों बोलते हैं, और पश्चिम का जो स्थान है उसको खुरासान, इस तरह से अलग नाम देते हैं। और विभाजक रेखा के रूप में उन्होंने सिंधु नदी को वहां पर स्वीकार किया है। जहां पर यह सीमा प्रसंग आरंभ होता है वहीं पर इन्होंने इस तरह का वर्णन आरंभ किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप आर्यावर्त को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, एक पूर्व भाग और एक पश्चिम भाग, और उसको भी उन्होंने अलग अलग नामों से बताया कि आर्यावर्त है और पश्चिम का भाग जो है वो आर्यायन है, ऐसा करके। तो यहीं से कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार है कि पश्चिम सीमा किसको माना जाए। यदि समुद्र की सीमा मानते हैं तो सामान्य रूप से हमारे मस्तिष्क में जो विचार आता है वो यही आता है कि सह्याद्री पर्वत है, और सह्याद्री पर्वत के निकट जो नर्मदा नदी का संगम है, मतलब नर्मदा नदी जहां अरब सागर में गिर रही है, तो वो जो कोने का स्थान है
उसको यदि भारतवर्ष की पश्चिम सीमा माना जाएगा तो बहुत संकुचित हो जाएगा। एक दूसरी बात यह है कि आर्यावर्त का जो स्थान है वही जो है विंध्याचल पर्वत से उत्तर दिशा में माना है, और विंध्याचल पर्वत की जो स्थिति आपकी दर्शाई गई है वो जो है आपका जो गुजरात है, और गुजरात से बिहार, मतलब वो वहां पर उसकी सीमा मानी गई है। तो दक्षिण की तरफ जाते हुए आपको जो है आर्यावर्त की सीमा आपने स्वीकार नहीं की है, ऐसा मेरी समझ में आया है। तो यहाँ पर उन्होंने जब मनुस्मृति के इस श्लोक का वर्णन किया कि आसमुद्रात् तु वै पूर्वात् आसमुद्रात् तु पश्चिमात्, तो उस समय उनका मानना ये वहां स्पष्ट उन्होंने लिखा भी है कि इसको जो है नर्मदा का संगम नहीं मानना चाहिए। नर्मदा का संगम या सह्याद्री पर्वत का जो इलाका है, वो जो सीमा है पश्चिम की, उस सीमा को भारतवर्ष की पश्चिम सीमा नहीं माना जा सकता। यद्यपि वहां पर समुद्र है, अरब सागर है, लेकिन उसको सीमा नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि आर्यावर्त की जो स्थिति है, आर्यावर्त ऊपर उत्तर से लेकर के और विंध्याचल पर्वत के मध्य में है। क्योंकि यहाँ जो तयोर एवांतरम गिरियो आर्यावर्तम विदुर्बुधा कहा है, तयो गिरियो से तात्पर्य वहां पर हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत है, और उन दोनों के मध्य का जो स्थान है वो आर्यावर्त है। तो उस आर्यावर्त के पश्चिम में समुद्र नहीं है। उस आर्यावर्त के पश्चिम में जो समुद्र है वो बहुत आगे जाकर के है, मतलब बीच में और बहुत सारे स्थान पड़ते हैं। बलूचिस्तान आपका पड़ेगा, अफगानिस्तान पड़ेगा, और वो वहां जाकर के लाल सागर या खाड़ी और भूमध्य जल सागर, यहां तक को उन्होंने कहा है कि वो समुद्र का स्थान है। तो पश्चिमी सीमा आर्यावर्त की आप वो मानेंगे जो लाल सागर तक का विस्तार है, क्योंकि समुद्र है और लाल सागर भी उसी का ही हिस्सा है, अरब सागर का ही हिस्सा है वहां तक। तो केवल जो है इस श्लोक में ये कहा गया है कि पश्चिम में समुद्र है, तो पश्चिम का समुद्र जो है वो आपको लाल सागर के तरफ का जो स्थान है वो सीमा आपको माननी पड़ेगी। ऐसा इनका पंडित मधुसूदन ओझा जी का मंतव्य है, और तभी जो है उसकी संगति भी बैठ पाएगी। कैसे संगति बैठ पाएगी? जहां पर आसमुद्रात्तु श्लोक दिया है मनुस्मृति में, वहीं मैं पढ़ रहा था कि मध्य सीमा का भी मनुस्मृतिकार ने वहां पर उल्लेख किया है, और वहां वो कह रहे हैं कि हिमवद विंध्योर मध्यम यत प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य देश प्रकीर्तितः। कि मध्य देश क्या है? जब आप उत्तर में जो है हिमालय पर्वत को मान लिया, अब हिमालय पर्वत का भी विस्तार हो जाएगा। देखिए, जब आपने पश्चिम में समुद्र ले लिया, और समुद्र जो है लाल सागर मतलब ईरान क्रॉस करके आपने ले लिया, तो उत्तर का जो हिमालय पर्वत है, तो वो हिंदू कुश पर्वत भी हिमालय पर्वत के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि उससे अलग नहीं है वो। उसकी रेंज केवल हम लोगों ने निर्धारित कर दी है, लेकिन हमारे आचार्यों ने तो केवल ये कहा है कि उत्तर में हिमालय पर्वत है आर्यावर्त के। तो जब आर्यावर्त की सीमा जब आपने बढ़ा ली, वहां पश्चिम में समुद्र लाल सागर तक आप ले गए, तो उसका उत्तर का भाग आपका हिंदू कुश पर्वत भी आएगा, और हिमालय पर्वत का जो पूर्वी विस्तार है वहां तक वो सारा का सारा स्थान आएगा। तो मध्य देश की जो चर्चा इन्होंने की, हिमवद विंध्योर मध्यम प्राग विनशनादपि कह रहे हैं। तो यहाँ प्राग विनशनादपि का तात्पर्य है, विनशन शब्द जो है सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान के रूप में प्रयोग वहां पर किया गया है, कि जहां पर सरस्वती नदी लुप्त हो रही है वो। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से मनुस्मृतिकार ने दो सीमाएं निर्धारित कर दी। एक तरफ इन्होंने कहा है कि हिमवद विंध्योर मध्यम प्राग विनशनादपि, तो विनशन मतलब राजस्थान का वो प्रदेश, वो मरुस्थल जहां पर
सरस्वती नदी विलुप्त हो रही है जाकर के। तो एक सीमा इन्होंने इधर की निर्धारित कर दी कि प्राग विनशनाद, कि उस मरुस्थल से पहले, प्राग मतलब उसके पूर्व दिशा में, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रयागाच प्रत्यक, और प्रयाग से प्रत्यक, प्रयाग जो है आपका प्रयागराज से ही तात्पर्य इनका है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहां से जब पश्चिम की ओर की जो सीमा है प्रत्यक, तो दो बिंदु निर्धारित कर दिए इन्होंने। एक इधर का बिंदु हो गया जो राजस्थान की मरुभूमि जहां पर सरस्वती नदी जो है लुप्त हो रही है, और दूसरा बिंदु इधर प्रयाग जिससे पश्चिम में जो है सरस्वती नदी विलुप्त हो रही है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य का जो स्थान है, और ऊपर नीचे का तो इन्होंने बता ही दिया, हिमवद विंध्योर मध्यम, हिमालय और इधर विंध्याचल, इन दोनों के मध्य का जो भाग है वो मध्य भाग या मध्य देश जो है कहलाता है आर्यावर्त का। तो इस स्थिति से श्री शंकर पंडित मधुसूदन ओझा जी ने यद्यपि आर्यावर्त शब्द का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने भारतवर्ष को ही जो है परिभाषित करने की कोशिश की है, परिभाषित करने का प्रयास उन्होंने किया है, लेकिन आर्यावर्त के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किया है, क्योंकि आर्यावर्त की परिभाषा देने वाले मनुस्मृतिकार के श्लोक को उन्होंने प्रमाण के रूप में अपने 13वें प्रमाण में उद्धृत किया है। तो यहाँ पर मध्य देश आप उस स्थान को तभी मान पाएंगे जब आप पश्चिमी सीमा का विस्तार लाल सागर तक लगभग मानेंगे। क्यों? क्योंकि यदि आपने केवल पश्चिमी सीमा का विस्तार, इधर भौगोलिक सीमा का विस्तार आपने राजस्थान गुजरात मान लिया और इधर नीचे अरब सागर मान लिया, तो वो सिमट करके रह जाएगा। लेकिन यदि समुद्र का विस्तार आप ले जाएंगे लाल सागर तक, तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान, ये हिस्से भी जो है उस भारतवर्ष के अंतर्गत आएंगे, और उस स्थिति में भारतवर्ष का जो पश्चिमी भाग होगा वो ये स्थल प्रदेश होंगे अफगानिस्तान, ईरान आदि के, और जो पूर्व के प्रदेश होंगे वो प्रयाग आदि से उधर पूर्व दिशा में जो है वो प्रदेश होंगे, और मध्य भाग इन्होंने जो स्पष्ट यहाँ पर कह दिया है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, सरस्वती का विनशन स्थान जो है वहां से, और प्रयाग, इन दोनों के बीच का जो स्थल है वो मध्य देश प्रकीर्तितः, ऐसा इन्होंने माना है। तो इस तरह से पश्चिम सीमा इस मध्य भाग के द्वारा भी निर्धारित होती है। यदि हम पश्चिम सीमा उसको नहीं मानेंगे तो मध्य भाग भी जो है उसको निश्चित करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए वो निश्चित सीमा जो है वहीं पर सिमट करके रह जाएगी। इसको उन्होंने पंडित मधुसूदन ओझा जी ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि केवल हम यदि समुद्र का भाग मानने लगे, पश्चिम सीमा समुद्र की माने, तो उससे जो है आर्यावर्त का सही स्वरूप हमारे सामने प्रकट नहीं होगा। अब एक प्रश्न यहाँ अवश्य खड़ा होता है कि यदि आप ये स्थिति मानेंगे कि आर्यावर्त का या भारतवर्ष की जो सीमा है वो विंध्य हिमयोर मध्यम, तो विंध्य और हिमालय के मध्य की सीमा ही रहेगी, तो विंध्याचल के नीचे का जो स्थान है जिसके विषय में अभी चर्चा भी कर रहे थे मेरे से पूर्व वक्ता, कन्याकुमारी की बात उन्होंने की, तो वो हिस्सा कहाँ किस में आएगा? वो आर्यावर्त में आएगा कि नहीं आएगा, भारत में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर उन्होंने प्रमाण के रूप में आर्यावर्त का उल्लेख किया है केवल, लेकिन उनका मानना यही है कि जो दक्षिणी सीमा है भारतवर्ष की वो भी समुद्र पर्यंत है, और दक्षिणी सीमा समुद्र पर्यंत यदि है तो समुद्र का जो विस्तार है तो पीछे नीचे जो है वो कन्याकुमारी या आपका जो लक्षद्वीप है वहां तक समुद्र का की स्थिति है। तो इस तरह से यदि आप मानेंगे तो भारतवर्ष की सीमा
पूर्व में हिमालय से लेकर के और दक्षिण में जो है आपका कन्याकुमारी तक ये सीमा होती है। हालांकि मैं सुन रहा था कि जो मेरे से पूर्व वक्ता थे उन्होंने जो लंबाई बताई, उन्होंने लगभग 1000 का कोष की लंबाई बताई और चौड़ाई लगभग 3000 की बताई पूर्व से पश्चिम। तो उस दृष्टि से भी यदि देखें हम तो फिर भारतवर्ष को सीमित करना पड़ेगा विंध्याचल तक ही, क्योंकि आज की डेट में भी या आज का जो भूगोल है वो भी उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई मान रहा है वो 3214 किलोमीटर मान रहा है, उत्तर से दक्षिण की सीमा। तो इस तरह से आर्यावर्त को पंडित मधुसूदन ओझा जी ने 2 भागों में विभक्त करके देखा है। उन्होंने जो पूर्व का भाग है उसको आर्यावर्त का है और पश्चिम का जो भाग है वो है आर्यावर्त और आज भारतवर्ष की सीमा भी है, और पहले भी भारतवर्ष की सीमा थी, भारतीय संस्कृति थी, तो उसको उन्होंने आर्यायन या जो खुराना इस तरह के पश्चिम सीमा वाला भारतवर्ष, एक तरह से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वो नाम उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो ये त्रयोदश जो प्रमाण है, 13वां जो प्रमाण है, उसमें उनकी जो स्थापना है वो मुख्य रूप से यही है, क्योंकि उत्तर, दक्षिण और पूर्व इन तीनों सीमाओं में बहुत ज्यादा मतभेद नहीं है, बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति नहीं है। उत्तर में निश्चित स्थिति है, पूर्व में भी निश्चित स्थिति है। दक्षिण में चूंकि इन्होंने आर्यावर्त को केवल विंध्य और हिमालय के मध्य का स्थान माना है और पश्चिम भाग जो है वो नीचे का माना है, तो वहां पर भी इन्होंने 13वें प्रमाण में उसको नहीं लिया है। 13वें प्रमाण में केवल उन्होंने पश्चिम जो सीमा है उसका निर्धारण किया है, और सामान्य रूप से हम पश्चिम सीमा को मानते हैं कि वो अरब सागर से सटा हुआ जो स्थान है, जो दक्षिण भारत की पश्चिम सीमा है, उसको हम लोग पश्चिम सीमा मान लेते हैं, और उसके कारण से भारतवर्ष का जो है संकुचन होता चला जाता है स्थलीय भूभाग का। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ऐसे कटता कटता जो है वो आज का जो भारतवर्ष है वो बन जाता है। लेकिन जो पंडित मधुसूदन ओझा जी हैं वो प्रमाण मनुस्मृति का देते हुए ये कह रहे हैं कि पश्चिम में जो है वो समुद्र है, तो पश्चिम में समुद्र तो जाकर के ईरान के बाद आपको अफगानिस्तान के बाद लाल सागर का जो स्थान है वहां पश्चिम में जाकर के समुद्र मिलेगा। तो इसीलिए वहां से लेकर के और पूर्व का जो आपका हिंद महासागर की सीमा है, ब्रह्मपुत्र या पंडित मधुसूदन ओझा जी तो फार्मोसा खाड़ी का नाम उल्लेख करते हैं कि पूर्व दिशा में वहां की सीमा से लेकर के यहाँ की सीमा तक भारतवर्ष का विस्तार है। तो इस प्रकार से जो मेरी समझ में आया है, जो मैं समझ पाया हूं उनके वक्तव्य को, उन्होंने पूर्व दिशा में फार्मोसा को जो है अंतिम सीमा माना है, और पश्चिम दिशा में जो लाल सागर है, लाल समुद्र है, वो भारत की प्राचीन सीमा मानी है, और उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के साथ साथ आपको हिंदू कुश पर्वत, क्योंकि अफगानिस्तान का जो भाग है उसके ऊपरी हिस्से में भी जो पर्वत माला है वो हिंदू कुश पर्वत की, वो भी जो है उत्तर दिशा में भारत का उत्तर सीमा के रूप में स्वीकार की गई है। और पश्चिम सीमा, यद्यपि आर्यावर्त की पश्चिम सीमा विंध्याचल तक मानी जाएगी, लेकिन वो पूर्व भाग है उसका, जिसको सिंधु नदी विभाजित कर रही है, लेकिन आर्यावर्त का जो उत्तर भाग है उसको भी उन्होंने भारतवर्ष में समाहित किया है, और वो जो है समुद्र पर्यंत विस्तार है उसका। तो इस तरह से चारों प्रकार से चारों ओर से पंडित मधुसूदन ओझा जी ने भारतवर्ष की सीमा का निर्धारण बड़े पुष्ट प्रमाणों के आधार पर, स्मृति ग्रंथों के आधार पर,
और ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के एवं आख्यानों के आधार पर उन्होंने बड़े वैज्ञानिक ढंग से ये सिद्ध करने का प्रयास किया है। और हमारे भारतीय संस्कृति में जो आर्यावर्त की या भारतवर्ष की जो उच्च स्थिति हो सकती है उसको प्रमाणित करने का जो है अभूतपूर्व एवं विद्वत्तापूर्ण प्रयास किया है। मैं उनको नमन करता हुआ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हुआ अपने वक्तव्य को यहीं पर पूर्णता देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्याख्यान में 13वें प्रमाण का जो विषय था उसको अत्यंत ही सरलता पूर्वक प्रतिपादन किया है। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ व्याख्यान के लिए उपस्थित हुए, आपके प्रति मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि भविष्य में भी आप इसी तरह से हमारे अनुरोध को स्वीकार करके व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। मैं आपके प्रति अत्यंत हार्दिक धन्यवाद समर्पित करता हूँ। अब आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर सुंदर नारायण भास्कर। आप श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हैं। आपको कहीं अन्यत्र कार्यक्रम में आप थे, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप अपने व्याख्यान से हमें उत्कृत करने की कृपा करें। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च, सभा में उपस्थित सभाध्यक्ष, संयोजक एवं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री संतोष कुमार, प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, विमल जी, उपस्थित सभी महानुभाव विद्वद्गण, आप सबके चरणारविंद में प्रणाम करता हूं। मुझे सीमा प्रसंग के अंतर्गत जो 14वां प्रमाण है उस पर वक्तव्य देने का निर्देश प्राप्त हुआ था। सबसे पहले यह भारत शब्द का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सबसे प्रथम भारत शब्द का प्रयोग आता है। य इमे रोदसी उभे अहमिंद्रमतुष्टवम विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदम भारतम जनम। इस मंत्र में भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। यहाँ भारत का अर्थ बुद्धिमान लोगों से लिया गया है। भा प्रकाशे रताः, विद्या रूपी प्रकाशे रताः भारताः। उस तरह के लोगों की रक्षा के लिए यहाँ इस मंत्र में कामना की गई है इंद्र से। यह जो भारतवर्ष है, किसी भी देश को, अग्नि पुराण में भुवन कोश की चर्चा है, उसका उल्लेख ओझा जी ने किया है अपने ग्रंथ में। तो भुवन कोश के अंतर्गत जो देशों का विभाजन बताया गया है, तो वहां कहा गया कि किसी भी देश का विभाजन दो प्रकार से होता है, एक तो राज्य शासन की दृष्टि से और दूसरा भौगोलिक दृष्टि से। तो जो राज्य शासन की व्यवस्था की दृष्टि से कि राजा का राज्य कहाँ तक विस्तृत होता है, वहां तक वह राष्ट्र उस राजा के अधीन शासन के अंतर्गत होता है, एक पक्ष ये लिया गया। दूसरा भौगोलिक दृष्टि ली गई कि जिस स्थान का एक दूसरे से संबंध स्थापित होता है, पार्श्व के जो स्थान हैं उनको एक मान लिया जाता है। अब जैसे मिथिला क्षेत्र है, अभी सौभाग्य से ओझा जी मिथिला क्षेत्र के में जन्म लिए थे, तो मिथिला क्षेत्र जो जनकपुर कहलाता है, वह कुछ भाग उसका अभी बिहार प्रांत में पड़ता है और कुछ भाग नेपाल प्रांत में पड़ता है, नेपाल देश में पड़ता है। तो ये भौगोलिक परिस्थिति बदलती रहती है,
राज्य शासन की दृष्टि से भी ये जो भौगोलिक परिवर्तन हैं ये होते रहते हैं। इन सभी बातों का जब बहुत दीर्घ काल बीत जाता है तो बहुत बातें ओझल हो जाती है, नजर से हट जाती है, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर जो गवेषणा करने वाले लोग होते हैं, अन्वेषक होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो इन बातों को खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं। शास्त्रांतरों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। उन वर्णनों के आधार पर वो कुछ कुछ प्रमाण जुटाकर इन बातों को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। हम मनुस्मृति जब पढ़ते हैं तो मनुस्मृति में दूसरे अध्याय में ब्रह्मावर्त देश की चर्चा की गई है, ब्रह्मर्षि देश की चर्चा की गई है, मध्य देश की चर्चा की गई है, आर्यावर्त देश की चर्चा की गई है और यज्ञीय देश की चर्चा की गई है। उनका लक्षण दिया है। ब्रह्मावर्त देश का लक्षण दिया है, सरस्वती दिखदवत्योर देव नद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। तो सरस्वती और दृषदवती नदी के, अब दृषदवती नदी, सरस्वती नदी भी विलुप्त है, दृषदवती नदी भी अभी परिचय में नहीं है कि कहाँ है। तो इसलिए इन सीमाओं को स्थापित करना, सबके सामने लाना आज कठिन जरूर है। ब्रह्मर्षि देश का लक्षण बताते हुए मनु महाराज कहते हैं, कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचालाह सूरसेनकाः एस ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनंतरः। ब्रह्मावर्त के बाद ब्रह्मर्षि देश का वर्णन करते हैं। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, सूरसेनक, ये सब ब्रह्मर्षि देश कहलाते हैं। उसके बाद मध्य देश का लक्षण बताते हुए कहते हैं, हिमवद विंध्ययोर मध्यम यत् प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य देश प्रकीर्तितः। तो हिमवान कहते हैं हिमालय पर्वत को, और विंध्य पर्वत, इसके बीच में मध्य देश को उन्होंने रखा। आर्यावर्त देश का लक्षण बताते हुए मनु महाराज कहते हैं, आ समुद्रात् तु वै पूर्वात् दा समुद्राच्च पश्चिमात् तयोरेवांतरम गिरियोरार्यावर्तम विदुर्बुधा। तो तयोरेवांतरम गिरियो, वो जो दो गिरी हैं जिसकी चर्चा मध्य देश के अंतर्गत की गई, हिमवत और विंध्य, इन दोनों पर्वतों के बीच और समुद्र से, पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक, ये भारत देश का, मध्य आर्यावर्त देश का लक्षण बताया कि ये आर्यावर्त देश है। और यज्ञीय देश का लक्षण बताते हुए कहते हैं, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सज्ञेयो यज्ञीयो देशो म्लेच्छ देशस्ततः परः। कृष्ण मृग जहां जहां विचरण करते हैं, ऐसा जहां जिस स्थान पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं, उन स्थानों को यज्ञीय देश कहा गया। और इससे इतर जो देश हैं उनको म्लेच्छ देश कहा गया। जो ओझा जी ने सीमा प्रसंग के अंतर्गत 14 प्रमाण दिया है, उन 14 प्रमाणों के अंतर्गत जो व्याख्यान उन्होंने किया, वो पहला प्रमाण है, पुरायुगीया प्रादेशिक संज्ञा विशेषा प्रथमम प्रमाणम। पुराने जमाने में, बहुत पूर्व युगों में, युग युगांतर से पहले प्रादेशिक संज्ञा विशेष जो देशों की जो संज्ञाएं होती थी, उनको अधिष्ठान मानकर ओझा जी ने प्रथम प्रमाण दिया, जिसमें ये कहा गया है कि चीन, ईरान इत्यादि जो देश हैं वो आर्यायन कहे जाते हैं। ये आर्यावर्त है और वो आर्यायन कहलाते हैं। बीच में एक रेखा खींची उन्होंने सिंधु नदी की। सिंधु नदी के पूर्व दिशा में जो देश है वो आर्यावर्त है, और सिंधु नदी से पश्चिम और लाल सागर तक जो भी देश हैं वो आर्यायन देश है। तो आर्यावर्त देश और आर्यायन देश पहले एक ही थे, बाद में विभाजन हुआ, ऐसा उनका कहना है पहले प्रमाण के अंदर। उसके बाद दूसरा प्रमाण, अवर युगीया संज्ञा विशेषा द्वितीय प्रमाण।
बाद के युग में जो संज्ञाएं बदलती गई, देश देशांतरों के नाम बदलते गए, जैसा शासक आया वैसा नाम हो गया। तो अंग्रेज शासक आया तो अंग्रेजी में नाम रख दिया, मुगल शासक आया तो जो है वो अपनी भाषा में, अरबी भाषा में, पारसी भाषा में, नाम यवन भाषा में नामकरण कर दिया। तो देश देशांतरों का नाम बदलता चला गया। अभी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार बहुत स्थानों का नाम बदल रहे हैं। जैसे इलाहाबाद था, इलाहाबाद को प्रयागराज हम लोग कहते हैं, लेकिन कहीं प्रयागराज लिखा हुआ बोर्ड में कहीं नहीं मिलता था। रेलवे स्टेशन भी इलाहाबाद और बस स्टैंड भी इलाहाबाद। लेकिन अब सरकार ने उस पर ध्यान दिया है, अपने मूल स्वरूप को लाने का प्रयत्न किया है, तो अब उसका नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है। तीसरा प्रमाण है इंद्र वरुण निमित्ते ब्राह्मणानाम वैज्ञानिकम वाग्युद्धम तृतीयम प्रमाण। इंद्र और इंद्र वरुण से संबंधित ब्राह्मणों का जो वैज्ञानिक वाग्युद्ध हुआ, उस वाग्युद्ध के अंतर्गत जो कुछ लोग विशेष थे वो आसुरी प्रवृत्ति के हुए और उनका जो विस्तार हुआ वो पश्चिम देश की ओर हुआ। इसलिए पश्चिम देश को हम लोग असुर प्रदेश ही कहते हैं। तो उनका निवास स्थान वहां हुआ और उनके विषय में बहुत सारे वृत्तांत ओझा जी ने तीसरे प्रमाण में प्रस्तुत किया है। चौथे प्रमाण में भारतवर्षस्य भूवृत्त चतुर्थांशत्वाख्यानम चतुर्थम प्रमाणम, ऐसा कह करके भारतवर्ष का जो भूवृत्त है उसका जो चौथा अंश है, चौथा भाग है, उसको लेकर के ओझा जी ने अपना विचार व्यक्त किया है। पांचवा जो प्रमाण है अपिच भारतवर्षात् पूर्वस्थानाम उपद्वीपानाम भारतीयत्वाख्यानम भारतवर्षस्य बहुविस्तृत प्रदेशत्वे पंचमम प्रमाणम। भारतवर्ष बहुत बड़ा राष्ट्र था और उस राष्ट्र के अंतर्गत ही जितने भी देश हैं वो सारे देश थे, ये वहां कहा गया है। उस विषय को लेकर के ओझा जी ने पांचवें प्रमाण में बहुत सारी बातों को कहा है और उसमें भारतवर्ष के अंतर्गत 9 द्वीपों का वर्णन बताया है। उसमें ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण के जो उद्धरण हैं उन उद्धरणों को दिया है और सभी द्वीपों का नामकरण आज के युग में जो है वो भी, और जो पहले पुराने युग में जो नाम थे वो भी गिनाए हैं। जैसे इंद्रद्वीप पहले था, उसको प्रचलित नाम इंद्रमन है, अभी अंग्रेजी वाले उसको अंडमान कहते हैं, अंडमान निकोबार। नागद्वीप है, नागद्वीप को निकोबार कहते हैं। सौम्य था पुराना नाम, सोमत्रा हुआ, सुमात्रा हुआ, अभी यवद्वीप और बलिद्वीप भी कहते हैं। गांधर्व था पुराना नाम एक द्वीप का, फिलिपाइन बाद में हुआ और अभी उसको लुम्बक, सुम्बा, फ्लोरिन इत्यादि जावा द्वीप समूह कहते हैं। पुराना नाम था एक द्वीप का बारून, उसका अभी नाम ब्रुनाई और ब्रुनी इत्यादि होता है। छठा जो द्वीप है वो है कसेरुमान, उसको कसेरु कहते हैं, सेलेबिस भी कहते हैं। सातवां जो है द्वीप उसका नाम गभस्तिमान, उसको मलुक्का भी कहते हैं। आठवां जो द्वीप है वो ताम्रपर्ण था, पुराना नाम उसका ताम्रपर्णी हुआ, टापुरोबेन हुआ, सीलोन हुआ और अभी उसको सीलोन या सरन कहते हैं। और 9वां जो उपद्वीप है वो है कुमारिका। कुमारिका भारतखंड है, भारतखंड के अंतर्गत कुमारिका को लिया गया है। इस तरह से 9 द्वीपों का वर्णन करते हुए 5वें प्रमाण को ओझा जी ने पुष्ट किया है। छठे प्रमाण में उन्होंने अपिच सिंधो पश्चिमस्थानाम देशानाम भारतीय देशत्वाख्यानम षष्ठम प्रमाणम कहा है। और सिंधु से पश्चिमस्थ जो देश हैं, लाल सागर तक फैले हुए ईरान आदि, जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान इत्यादि जो देश हैं, उन सभी देशों को भारत देश ही है, वो इस तरह से उन्होंने व्याख्यान करके प्रमाण पूर्वक उसको पुष्ट किया है। उसके अंतर्गत विशेष रूप से गांधार, मद्र, पारव, पल्लव, कंबोज, शक और यवन देशों को उन्होंने कूट किया है। 7वां जो प्रमाण है अपिच गांधारतः पश्चिमोत्तरेषु मद्रेषु यज्ञवेदाध्यापकस्य
कापि अमहर्षे निवासः सप्तमं प्रमाणम। कहते हैं कि पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश में यज्ञ वेदाध्यापक कुछ लोग वहां रहते थे, कुछ महर्षि लोग वहां रहते थे, जिनका वर्णन किया है 7वें प्रमाण के अंतर्गत। अपिच यवन देवस्य भारतवर्षीय पश्चिम सीमात्वाख्यानम 8मं प्रमाणम। यवन देश जो है वह भी भारत देश का ही अंग था, उसको 8वें प्रमाण के अंतर्गत उन्होंने सिद्ध किया है। व्याकरण भाष्ये तूरस पर्वताभिप्रायेण आदर्श पर्वतस्य भारतीय पश्चिम सीमात्वाख्यानम 9मं प्रमाण। 9वें प्रमाण के अंतर्गत व्याकरण भाष्य में जो तूरस पर्वत का नाम आया है उसको सामने लाकर भारतीय पश्चिम सीमा का जो निर्धारण है वो करने का प्रयत्न 9वें प्रमाण के अंतर्गत ओझा जी ने किया है। त्रिपुरासुर वधाख्याने लौहपुरस्य पृथ्वी लोकस्थत्वाख्यानम 10मं प्रमाण। हम जानते हैं कि त्रिपुरासुर 3 पुर के असुर थे, 3 भाई थे वो, और तीनों भाइयों ने बड़ी ही तपस्या करके, उग्र तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि हम तीनों भाइयों का 3 पुर हो, और वो 3 पुर हुए स्वर्णपुर, रजतपुर और लौह। तो लौहपुर जो है वो पृथ्वी लोक है, रजतपुर जो है वो अंतरिक्ष लोक है, और स्वर्णपुर द्युलोक है। इन तीनों लोकों के क्रम को वेद में उपसदिष्टि के नाम से जाना जाता है। 3 उपसदिष्टियां होती हैं और तीनों उपसदिष्टियों के वहां नामकरण किए गए हैं। पहला जो उपसदिष्टि है उसको हिरण्यमय कहा गया, दूसरे को राजत कहा गया और तृतीय को आयसी कहा गया। तो ये जो 3 उपसदिष्टियां हैं यही 3 पुरों के द्योतक हैं, जिसको पुराण में कथा के ब्याज से भगवान वेदव्यास ने बड़े ही विस्तृत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है इस कथा को। वह जो त्रिपुरासुर का वध हुआ, उस त्रिपुरासुर के वध के अंतर्गत जो लौहपुर, जो यह पृथ्वी है, इस पृथ्वी को ही लौहपुर कहते हैं। इस बात के लिए बहुत सारे प्रमाण जुटा करके ओझा जी ने इस 10वें प्रमाण को पुष्ट किया है। नवानाम भारतीय द्वीपानाम मध्ये हिंदुस्तानस्य 9मं कुमारिका द्वीपत्वाख्यानम भारतवर्षस्य हिंदुस्तान मात्र पर्यवसायित्वाभावे 11मं प्रमाण। अब कहते हैं कि 11वें प्रमाण के अंतर्गत जो 9 द्वीप में कुमारिका द्वीप बताया गया है, उस कुमारिका द्वीप को भारतवर्ष या हिंदुस्तान के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए ओझा जी ने 11वें प्रमाण में अपना सारा व्याख्यान प्रस्तुत किया है। तुरुस्क देशस्य भारतीय वर्षीयोत्तर सीमात्वाख्यानम 12मं प्रमाण। तुरुस्क देश का जो भारतवर्षीय उत्तर सीमा रूप है, उत्तर भारतवर्ष की उत्तर सीमा तुरुस्क देश है। इस बात को कहने के लिए ओझा जी ने अनेक शास्त्रों का प्रमाण देते हुए 12वें प्रमाण को सिद्ध किया है। पूर्वे किराता यस्यांते पश्चिमे यवना स्थिता आंध्रा दक्षिण तो धीरस तुरुस्कास्त्वपिचोत्तरे। यह वायु पुराण का श्लोक उद्धृत किया है। और तुरुस्क कहते हैं तुर्किस्तान को, टर्की जिसको आजकल कहते हैं। वो जो तुर्किस्तान है, वह तुर्किस्तान भी भारत का उत्तर सीमा प्रांत था। इस बात को इस वायु पुराण के अन्य पुराणों के उदाहरणों को लेकर के ओझा जी ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। अपिच पश्चिम समुद्रस्य भारतवर्षीय पश्चिम सीमात्वाख्यानम 13वें प्रमाण। 13वें प्रमाण के अंतर्गत ओझा जी ने पश्चिम समुद्र को भारतवर्ष का पश्चिम सीमा के रूप में बताने का प्रयत्न किया है। और इसके लिए उन्होंने मार्कंडेय पुराण का बहुत सारे श्लोकों का उदाहरण दिया है और कहा है, एतत्तु भारतम वर्षम चतुः संस्थान संस्थितम दक्षिणा परतो ह्यस्य पूर्वेन च महोददेहे हिमवानुत्तरेणास्य कार्मुकस्य यथा गुणः। यह मार्कंडेय पुराण के 54वें अध्याय का श्लोक है। इसका उदाहरण दे करके ओझा जी ने यह पुष्ट किया है कि यह जो पश्चिम समुद्र है वह भारतवर्ष का पश्चिम सीमा प्रांत है। 14वें प्रमाण के अंतर्गत ओझा जी ने ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि जो शब्द हैं शासन क्रांति के परिवर्तन के आधार पर जो बनाए गए शब्द हैं, इन
इन आधारों पर इन देशों के नामकरण होने के कारण ये जो देश हैं ये आज हम भारतवर्ष के सीमा प्रांतों से कट चुके हैं। भारतवर्ष का जो भुवन कोश है, उस भुवन कोश को भौगोलिक गणित की व्यवस्था के आधार पर बताते हुए कहते हैं इसमें जो शासन के आधार पर किए गए विभाजन है वो अनित्य और अव्यवस्थित है, क्योंकि वे समय समय पर बदलते रहते हैं। राज्य शासन बदल गया, राजा बदल गया तो राजा का राज्य क्षेत्र भी, राष्ट्र भी बदल गया। कभी युद्ध हुआ किसी के साथ, वो हार गया तो वो उसका क्षेत्रफल कम हो गया, कभी जीत गया तो उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, जितना जीत लिया उतना उसका बढ़ गया। जैसे यूरोप और रूस का युद्ध अभी चल रहा है मान लीजिए, तो रूस का बहुत बड़ा, सोवियत संघ रूस बहुत बड़ा था, धीरे धीरे हारता गया, करता गया तो बहुत छोटा हो गया। अब फिर कौन इस युद्ध में विजयी होगा और किसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, किसका क्षेत्रफल घटेगा, ये तो समय तय करता है, क्योंकि समय एव करोति बलाबलम, ये शिशुपाल वध में जो कहा गया है वो इस आधार पर चलता है। और ये यार राजनीति है। राजनीति का लक्षण नीतिकारों ने कहा है आत्मोदय परग्लानि नीति तदिह कथ्यते। अपना अभ्युदय और दूसरे की ग्लानि, आत्मोदय परग्लानि नीति तदिह कथ्यते, उसी को राजनीति कहते हैं। तो आजकल राजनीति की दृष्टि से राजाओं का जो युद्ध होता है वो सब दिन से चलता आ रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। तो उसमें क्षेत्रफल का घटना और बढ़ना ये स्वाभाविक क्रिया होती है, इसलिए यह बदलता रहता है। इसको अनित्य कहा है ओझा जी ने, अव्यवस्थित कहा है और समय समय पर बदलता रहता है ये कहे हैं। जिस देश का राजा जितने प्रांत को जीत लेता है उस राजा का वो प्रांत हो जाता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इन बातों को कहते हुए कहते हैं कि पहले की अपेक्षा कुछ अन्य ही नाम से निर्दिष्ट किए जाते हैं वे देश, जो देश जिस राजा के द्वारा जीत लिए जाते हैं। अतएव भारत के ही ये गांधार देश, अफगानिस्तान शब्द से हिंगला देश पहले सुगदिया नाम से तथा बाद में बिलूचिस्तान नाम से कहे जाते थे, ऐसा ओझा जी ने प्रमाण के पूर्वक कहा है। समय समय पर पारस्थान को ही उनके प्रांतों के नाम पर्सिया, ईरान, कैलदिया, असीरिया, इराक और मोसोपोटामिया शब्दों में भी कहा जाता था, ऐसा ओझा जी ने अपने इस 14वें प्रमाण के अंतर्गत स्पष्ट किया है। बर्मा देश प्राचीन काल में भारतवर्ष का ही एक प्रदेश था, जो बाद में मध्य युग में हिंदुस्तान से अलग माना जाने लगा, क्योंकि अनेक प्रकार की बातें हुई और उन बातों के अंतर्गत वह बर्मा देश जो वर्तमान युग में सम्मिलित है अभी, वह बीच में कट गया था भारत से और फिर बाद में भारत में मिल गया। और अभी भी बर्मा देश पुनः हम भारतवर्ष से, हमारे से अलग ही है, ऐसा समझते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण देते हुए ओझा जी ने इन बातों को स्पष्ट करता हुआ कहा है कि जो ये राज्य शासन की व्यवस्था है, इस राज्य शासन के विशेष आग्रह से वर्तमान में भारतवर्ष नाम से यह जो अन्य देश हैं, ईरान, बलूचिस्तान इत्यादि, ये सब भारतवर्ष के नाम से नहीं जाने जाते हैं, अपने अपने संज्ञा से जाने जाते हैं। किंतु वस्तुतः भारतवर्ष और हिंदुस्तान शब्द दोनों परस्पर पर्यायवाची है। हिंदू का स्थान हिंदुस्तान और उसी को भाषा में हिंदुस्तान कहते हैं। तो यह पर्यायवाची शब्द हैं और ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये पर्याय भारतवर्ष का जो हिंदुस्तान शब्द पर्यायवाची हैं वो शास्त्र सम्मत हैं कि नहीं है, इस बात पर विचार करते हुए ओझा जी ये कहते हैं कि यद्यपि ये दोनों पर्यायवाची नहीं हैं, अपितु भारतीय भुवन कोश के अनुसार राज्य शासन व्यवस्था की अपेक्षा न करके स्वतंत्रता पूर्वक आधार पर प्रशांत महासागर से लेकर लाल सागर तक और भूमध्य सागर पर्यंत प्रदेश का भारतवर्ष शब्द से प्रयुक्त होना निश्चित होता है। तो तात्पर्य यह है कि प्रशांत महासागर से लेकर
लाल सागर तक भारतवर्ष है, और इस बीच में रहने वाले जो सिंधु प्रदेश के तट पर रहने वाले लोग थे वे सब हिंदू कहलाए। ये भाषा विज्ञान के अनुसार वही हिंदुस्तान हुआ, ऐसा ओझा जी भी स्पष्ट करते हैं। अतः भारत का सिंधुस्तान और पारस्थान रूप से दो भागों में विभक्त होने के आधार पर सिंधुस्तान को ही हिंदुस्तान शब्द से व्यवहार किए जाने के कारण सिद्ध होता है कि हिंदुस्तान भारतवर्ष का एक प्रांत विशेष है। भारतवर्ष नामकरण नित्य और व्यवस्थित है, क्योंकि भारतवर्ष जो है ये ऋग्वेद से चलकर अब तक चला आ रहा है यह नामकरण, इसलिए यह नित्य है और व्यवस्थित है। किंतु राज्य शासन के अनुसार जो हिंदुस्तान इत्यादि नाम हुए भारतवर्ष के, वे नाम अनित्य और अव्यवस्थित हैं, वो बदलते रहते हैं। अतएव पश्चिमी भारत के अफगानिस्तान, खुरासान, ईरान इत्यादि का हिंदुस्तान न होने पर भी भारतवर्ष होना समाप्त नहीं होता है। प्राचीन आर्य शास्त्रों में सिद्धांत रूप से भारतवर्ष का पृथ्वी मंडल के चतुर्थांश भाग में होना पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। ये जो एक श्लोक हमने पहले उद्धृत किया था कि वह जो देश का चतुर्थांश स्वरूप है, यह चौथे प्रमाण में ओझा जी ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। भारतवर्ष का जो भूवृत्त है उसका चतुर्थांश, पृथ्वी मंडल का चतुर्थांश भारतवर्ष है, इस बात को उन्होंने चौथे प्रमाण के अंतर्गत बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से यह जो 14 प्रमाण इस सीमा प्रसंग के अंतर्गत ओझा जी ने प्रस्तुत किया है, इन 14 प्रमाणों से भारतवर्ष की जो सीमा है वह पूर्व दिशा में चीन समुद्र से लेकर पश्चिम में लाल समुद्र पर्यंत सिद्ध होती है। यह बात यहाँ प्रमाण पूर्वक पुष्ट करते हुए ओझा जी यह 14वें प्रमाण को प्रस्तुत किए हैं। यह गवेषणात्मक विषय है, क्योंकि आज बहुत सारी बातें हमारी नजर से ओझल हो चुके हैं और इसके कुछ टेक्स्ट जो शास्त्रीय प्रमाण हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अनंत शास्त्र थे, उन शास्त्रों में से बहुत सारे शास्त्र विलुप्त हो गए जो नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत शास्त्रों में जहां जहां इनका वर्णन आया होगा, हो सकता है वो हमारी दृष्टिपटल में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सब क्षेत्रफल हमारा ही है और उसको प्रमाण पूर्वक हमें प्रस्तुत करना चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए। भारत सरकार को इस दिशा में काम भी करना चाहिए। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, आप सबने इस व्याख्यान के लिए हमको यहाँ अवसर प्रदान किए, आप लोग इस एतदर्थ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयंतु वेदाः। आपके प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद समर्पित करता हूँ। आपने प्रथम प्रमाण से लेकर 14वें प्रमाण तक के विषयों को सार अंश में उपस्थित किया। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर व्याख्यान देने के लिए हमारे कार्यक्रम में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं भी थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। यद्यपि इन सभी विषयों पर सभी वक्ताओं ने विषय को प्रस्तुत किया है, फिर भी यथामत मैं जितना समझ पाया हूँ, मैं भी 14 प्रमाणों का कुछ सारांश प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विषय स्पष्ट है इसका कि भारतवर्ष एक व्यापक है, एक बड़ा है, हिंदुस्तान छोटा है, उसका अंशभूत है। यही विषय ओझा जी को प्रस्तुत कर 7वीं शताब्दी से हिंदुस्तान या हिंदुस्तान जो भी शब्द कहें, इसका प्रारंभ होना शुरू हुआ 7वीं शताब्दी से। लेकिन भारतवर्ष का जो इतिहास है उसको ओझा जी 5000 वर्ष पूर्व से मान रहे हैं। इसीलिए इन्होंने 14 प्रमाण दिए और 14 प्रमाणों में अनेक ग्रंथों को, कहीं वैदिक प्रमाणों को, कहीं स्मृति मनुस्मृति को, कहीं सूर्य सिद्धांत के ग्रंथों को, कहीं व्याकरण को, अनेक ग्रंथों को अनेक दृष्टि से उन्होंने उपस्थित करने का प्रयास किया है। जो पहला प्रमाण है
उसका उन्होंने नाम रखा संज्ञा, नाम। कुछ नाम के आधार पर सीमा का निर्धारण करना। यह जो नाम है, यह दो प्रमाण रखे, प्रथम प्रमाण और द्वितीय प्रमाण, दोनों का ही नाम ही है, संज्ञा ही नाम है उसका। परंतु एक में जो है सो पुरायुगीन है, दूसरा जो है सो अवर युगीन है। यही दो भेद रखे, नाम दोनों का काम एक ही है, संज्ञा करना। तो संज्ञा जब नाम ही है तो किस किस संज्ञा को उन्होंने कहा? तो कहा ईरान, मेसोपोटामिया, अरब देश, यवन देश, लाल समुद्र, ये स्थान है, बलूचिस्तान, यह इन्होंने कहा। और इसका केंद्र माना सिंधु नदी। सीमा बनाने के लिए सिंधु नदी को रखा। जो पूर्व और पश्चिम, इसके दो भाग हो गए। जो पूर्व है उसको उन्होंने कहा फारमोसा, भारत की पूर्वी सीमा, और जो पश्चिमी सीमा है वही ईरान देश है, यवन देश है, इत्यादि उन्होंने कहा। उन्होंने कहा प्राच्याम दिशतु समुद्रे यो देशः फारमोसाख्यः भारतवर्ष से सीमा पूर्वास्ति पूर्वस्य, ये पूर्व सीमा है। दूसरा इन्होंने कहा कि जिसको, एक इन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान और भारतवर्ष का जो उन्होंने भेद किया कि हिंदुस्तान छोटा है और भारतवर्ष बड़ा है, उसके लिए संस्कृत में पद्य दिया कि अद्यत्वे यद्ब्रुवते भारतवर्ष से सीमानं सिंधु नदं सा हिंदुस्थानस्यैतस्य सीमा स्यात्। हिंदुस्तान का वह सीमा हो सकता है सिंधु नदी, लेकिन भारतवर्ष का सीमा नहीं है। हर एक प्रमाण में इन्होंने यह भी सिद्ध किया कि सिंधु नदी प्रमाण के रूप में नहीं हो सकता है। हम सिंधु नदी को भारतवर्ष के लिए नहीं मान सकते हैं। हिंदुस्तान के लिए हो सकता है, हिंदुस्तान के लिए हो सकता है, लेकिन भारतवर्ष की सीमा के निर्धारण में हिंदुस्तान का कोई योगदान नहीं है, यह बताना चाह रहे हैं। यह प्रथम प्रमाण हो गया। दूसरा जो अवर युगीन प्रमाण है, उसमें भी संज्ञा ही रखा है, इसमें ईरान, खुरासान, ओरियंस, पारस्तान, पहलव, पारद, यवन, शक, कम्बोज, ये पहलव, पारद, यवन, शक, कम्बोज का नाम द्वितीय प्रमाण में भी रखा है, और जो छठा प्रमाण है वहां भी इसका उन्होंने वर्णन किया है। अब ईरान शब्द है, अब देखिए कि हम लोग तो कभी नहीं मैं तो कभी नहीं सुना था कि ईरान शब्द जो है सो संस्कृत है। मुझे लगा कि ये संस्कृत शब्द नहीं है, लेकिन जब उन्होंने दिया ईरान शब्द की व्युत्पत्ति में आर्याणता, ईरणता, अरणता, और उन्होंने कहा कि ओझा जी ने कहा कि इसका संदर्भ अथर्ववेद में मिलता है। उन्होंने कह रहे हैं ईरान शब्द, ईरान व्यपदेशे द्वारयायणते ते रणत्वम रणत्वम मूल मथर्वणि तदर्णम उक्तम त्वार्जद्विषाम भाषात। इन्होंने इसमें खुरासान इत्यादि ईरान शब्द का पूरा उन्होंने किया कि ईरान शब्द भी संस्कृत शब्द से ही निकला हुआ है। वैसे तो सभी शब्द को हम लोग मान ही लेते हैं कि संस्कृत मूलक है, परंतु ईरान को इन्होंने प्रमाण दिया, यह अवर युगीन संज्ञा है, नाम के आधार पर द्वितीय प्रमाण को उन्होंने पुष्ट किया। तृतीय जो प्रमाण है वह बड़ा ही व्यापक, इस 14वां प्रमाण में सबसे बड़ा प्रमाण है, और इसमें केवल ऋग्वेद के वैदिक मंत्रों को ही स्थान मिला है। उद्धृत जो किया है इन्होंने, तो ऋग्वेद के मंत्र को ही उद्धृत किया है। इंद्र और वरुण, तो कहा कि वरुण जो शब्द तत्व है वह जल तत्व है, जल तत्व से ही यह सृष्टि होती है। तो जल तत्व से जब सृष्टि होती है तो वरुण जो है वह प्रधान हुआ, उसी के आधार पर यह संपूर्ण संसार आधारित है, स्थित है, टिका हुआ है। इसीलिए उसी में चैतन्य रहता है, अर्थात चैतन्य का आधार जल तत्व है, इसीलिए वरुण तत्व बड़ा है। चैतन्य तत्व माने इंद्र, तो इंद्र का भी स्थान जल तत्व है, इसीलिए वरुण बड़ा है, ये उन्होंने कहा। भूयस्य आपः एताः कनीय एवात्र चेतना ज्योति अपस्वेव तु चैतन्यम बुध्यति वरुणः परस्ततो हिंद्रात्। तो हिंद्र को पर कह दिए। अब फिर आगे जब बढ़ते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि आत्मा के रूप में इंद्र का अर्थ आत्मा है, और आत्म तत्व जल तत्व से बड़ा है, इसीलिए आत्मा में ही अपतत्व का अवसान होता है, आधार बनता है, इसीलिए जो है इंद्र शब्द बड़ा है, वरुण शब्द बड़ा नहीं हो सकता है। कहते हैं बहुत बड़ा ही ये
केवल इतिहास का नहीं, यह दार्शनिक विवेचन है, नित्य चैतन्य के रूप में और जल तत्व के रूप में। यहाँ सीमा प्रसंग में दार्शनिकता का भी हमें चिंतन देखने को मिलता है। उन्होंने कहा है कि आत्मेन्द्रो यदि तिष्ठति रक्षति वा दैवतानि नश्यन्ति तानि सद्यो यदात्मना तानि हीयन्ति आपः शरीर में तत् भोगा भोगाधिष्ठानमात्मानस्तदिन्द्रस्य आलोमचा नखाग्रम बेबत्यात्मा सदेहिस्मिन्। इस प्रकार इंद्र का हो गया। तो इस सीमा प्रसंग में इसका क्या महत्व है? तो कहे कि जो सीमा प्रसंग में जो पूर्व और पश्चिम सिंधु नदी के आधार पर हम करते हैं, उसमें जो है जो प्राच्य जो पूर्वी जो भारत है वह इंद्र है और पश्चिमी जो भारत है वह वरुण है। प्राच्य भारत इंद्रम सिंधुस्थानम तदेतदाख्यातम पश्चिम भारत मुक्तम पारस्थानम तु वारुणम तदभूत। स्थिति प्रमाण में यह हो गया, इंद्र और वरुण के आधार पर इन्होंने स्थापित किया। जो चतुर्थ प्रमाण है वह प्रमाण एक उन्होंने कहा कि कमल को लिया कि पृथ्वी का मंडल का स्वरूप कैसा है, तो कहा कि कमल के स्वरूप जैसा इसका स्वरूप है। तो कमल में 4 पत्ते होते हैं, तो 4 पत्ते के आधार पर इन्होंने रखा। जो पूर्व में है उस पूर्व दक्षिण पश्चिम ये 4 दिशा भारतवर्ष के हो गए, उसको नाम बता रहे हैं कि पूर्व में जो है उसको कहते हैं यमकोट जो भद्राश्व वर्ष में रहता है। दक्षिण में जो है वो लंका है जिसे भारतवर्ष में ही रहता है वह। पश्चिम में रोमक है जिसको हम केतुमाल वर्ष कहते हैं। उत्तर में सिंधपुरी है जिसे कुरुवर्ष कहते हैं। तो ये 4 है पत्ते, जो 4 है कमल के, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर। तो ये एक कमल के पत्ते को के आधार पर इस पृथ्वी का स्वरूप बताया और इस पृथ्वी के स्वरूप के आधार पर सीमा का निर्धारण है। भूवृत्त पादे पूर्वश्याम यमकोटि विश्रुता भद्रासु वर्षे नगरी स्वर्ण प्रकार तोरण याम्यायाम भारते वर्षे लंका तद्वन महापुरी पश्चिमे केतुमालाख्ये रोमकाख्या प्रकीर्तिता। ये पृथ्वी के कमल रूप में कह के ये चतुर्थ प्रमाण होता है। जो 5वां प्रमाण है सभी विद्वानों ने, झा जी ने, सभी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। मैं नाम ले लेता हूँ केवल कि द्वीप के आधार पर। यद्यपि इस ग्रंथ में आगे द्वीप का प्रसंग भी आएगा, लंका का भी अलग से आएगा, फिर भी इन्होंने द्वीप को लिया कि ये 9 द्वीप है। इंद्रद्वीप, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्व द्वीप, वारुण द्वीप, कसेरुमान द्वीप, गभस्तिमान द्वीप, ताम्रपर्ण द्वीप, कुमारिका द्वीप। और इसमें इन्होंने 3 ही दिया पुराण लिए हैं, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण के आधार पर दिया है। अर्थात ये जो सीमा है, पंचम जो प्रमाण है द्वीप के आधार पर, इसमें द्वीप को रखा उन्होंने। अभी हम देख रहे हैं जो प्रथम पहले जो 2 प्रमाण दिया उन्होंने संज्ञा के आधार पर, तीसरा जो दिया सो वरुण के आधार पर, इंद्र के आधार पर, चौथा जो दिया उन्होंने वह भूवृत्त के आधार पर, कमल के आधार पर, 5वां जो दिया उन्होंने द्वीप के आधार पर। उन्होंने एक कहा कि भारतीयत्वाख्यानम भारतवर्षस्य बहुत विस्तृत प्रदेशत्वम गमयति। हिंदुस्तान जो शब्द है वह कुमारी द्वीप का हो सकता है, लेकिन कुमारी द्वीप से भी व्यापक है भारतवर्ष। इसका इन्होंने पंचम प्रमाण में लिया। जो छठे प्रमाण है उसमें पश्चिम भारत को 2 भागों में उन्होंने बांट दिया, एक गांधार और मध्य। गांधार को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, तक्षकर और पुष्कर। ये भरत के रामायण का यह प्रमाण है। तक्षक जो है भरत के पुत्र हैं तो तक्षशिला बना। पुष्कर भी भरत के पुत्र है तो पुष्करावती बना। जो मद्र है, मद्र में भी उत्तर और दक्षिण बना। ये भारत के स्वरूप के लिए इन्होंने लिया है छठा प्रमाण। मैं समझ रहा हूं कि हमारे मध्य अभी दयाल सर उपस्थित है, अध्यक्ष के उद्बोधन होना है, इसीलिए मैं तेजी करके आप लोगों को थोड़ा ही बताना चाह रहा हूं। 7वां जो प्रमाण है उसमें जो मद्र था उसी को इन्होंने फिर यहाँ इसी को लिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि उपद्वीप में 2-3 बातें हो रही। ये 9 द्वीपों की तो बात हो रही है, एक बात जो है कि जो कंबोज, प्रहलाद, जितने 7 ये रखे हैं उसके भी नाम आ रहे। उसमें एक मद्र भी था, तो दक्षिण मद्र और उत्तर मद्र।
जिसको आप कहते हैं भूटान, नेपाल, ये चीन जो है सो मध्य देश कहलाता है। इरावती, चंद्रभागा ये जो है उत्तर मध्य के रूप में है, जिसे खुरासान इत्यादि से इन्होंने वर्णन किया है। आठवां जो प्रमाण है वह है सिंधु नदी की नदी पश्चिमी सीमा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कि पुराण के काल में इसका उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी के जो यवन शब्द है उस शब्द का। ओझा जी स्पष्ट कह किया है कि 14वीं शताब्दी से यवन शब्द का उल्लेख मुसलमानों के लिए हुआ है, लेकिन संस्कृत वाङ्मय में यवन शब्द का प्रयोग मुसलमान के लिए नहीं हुआ है, म्लेच्छ के लिए हुआ है। यह एक उन्होंने कहा है कि पुराण निर्माण काले च गांधार माद्रादि देशे आर्याण उद्दिशिता एवासन इति महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथे अपसीयते। यवन शब्द जो है सो पुराण काल से ही चलता आ रहा है, इसीलिए यवन शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है। तो ये 8वां प्रमाण हो गया। 9वां जो प्रमाण है वह महाभाष्य को इसको उद्धृत किया और तुरस पर्वत के आधार पर इन्होंने बताया कि आदर्श पर्वत और तुरस पर्वत, भुवन कोश में केवल नदी को भी पर्वत को भी अनेक विधाओं के माध्यम से वर्णन किया जाता है। तो यह इन्होंने रखा कि आदर्श जो पर्वत है वह पूर्व दिशा है, कालक वन जो है सो पश्चिम है, हिमालय से दक्षिण है, पारयात्र से उत्तर है, यह भारतवर्ष है। इन्होंने तुरस पर्वत और आदर्श पर्वत को लिया। ये 9वां प्रमाण हो गया। 10वां जो प्रमाण है वह त्रिपुरासुर की कथा है। इन्होंने तो उसका शीर्षक ही दिया कि काव्य है, बहुत बड़ा व्यापक है, परंतु उसमें उन्होंने 3 रखा कि लोहपुरी, राजतपुरी और सुवर्णपुरी। द्युलोक इत्यादि की चर्चा हो चुकी है। एक में निवास स्थान करते थे ये लोग, एक में जो लोहपुरी है वह निवास स्थान है, जो राजतपुरी है वह विहार स्थान है, और जो सुवर्णपुरी है वह सभा स्थान है। इस तरह से त्रिपुरासुर की कथा के माध्यम से इन्होंने कहा जो 11वां प्रमाण है वह हिंदुस्तान भारत का पर्याय नहीं हो सकता है। और नवद्वीप की बात जिन्होंने कुलदीप जी ने अच्छे से सबको समझाया है उसको भी मैं नहीं लूंगा। तुरस्क देश का जो कहा 12वां जो प्रमाण है पूर्वी किराता वाली जो बातें यहाँ हुई है इसकी भी चर्चा हो चुकी है। इस तरह से मुझे लगता है कि 13वां जो प्रमाण है उसमें पश्चिम समुद्र भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा है। उन्होंने समुद्र, लाल समुद्र से लेकर चीन समुद्र तक की जो बातें हैं इन्होंने भी कहा है। 14वें प्रमाण का राज्य शासन की व्यवस्था। आज राज्य शासन तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर है। हम लोग जब देखते हैं किसी जिला का विभाजन होता है, गांव या पंचायत का होता है, कोई गांव पहले किसी पंचायत में फिर दूसरे पंचायत में, ये शासन व्यवस्था नित्य अनित्य ये दे दिए कि भारतवर्ष की जो स्थिति है वह नित्य है और अन्य जो व्यवस्था है वह अनित्य है। अनित्य वही अनित्यता इसलिए दिखा दिए कि आज इस पंचायत में, इस जिला में, इस पार्लियामेंट के क्षेत्र में आप आते हैं बदल जाता है, इसीलिए अनित्य है। इन सभी प्रमाणों के आधार पर ओझा जी ने सीमाओं का वर्णन किया है। उद्देश्य इनका यह है कि भारतवर्ष व्यापक है, बड़ा है, हिंदुस्तान छोटा है, हिंदुस्तान को हम एक अंश मान सकते हैं भारतवर्ष का। इन्हीं विषयों को लेकर के इन्होंने अपना व्याख्यान इतना बड़ा प्रस्तुत किया है। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और मैं अग्रिम वक्ता के रूप में आदरणीय दयाल सर से निवेदन करता हूँ कि आप अपने व्याख्यान से हमें उपकृत करने की कृपा करें। श्री दयाल श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय में व्याकरण विभाग में आचार्य हैं। आप ओझा जी के मर्मज्ञ विद्वान है। जब भी आपका प्रतिपादन होता है एकदम सरलता पूर्वक आप सभी विषयों को उद्घाटित करते हैं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने व्याख्यान से हमें उपकृत करने की कृपा करें। स्तौमि त्वां त्वां च वन्दे मम खलु रसनां मा कदापि त्यजत्वं मा मे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु मम मनः पातु मां देवि पापात् मा मे दुःखं कदाचित् क्वचिदपि समये पुस्तकेनाकुलत्वं शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीः मास्तु कुण्ठा कदापि। आज इस विशेष व्याख्यान माला में हमारे मध्य में विराजमान मीमांसा शास्त्र के मर्मज्ञ पंडित प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी,
वेद मूर्ति पंडित प्रोफेसर सुंदर नारायण झा जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी, हमारे अन्य वक्ता के रूप में अत्यंत विनम्रता पूर्वक जिन्होंने अपने विषय को सरलता से रखा, ऐसे कुलदीप कुमार जी, और प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर विनोद कुमार जी, एवं अन्य माननीय महानुभाव। अब मैं इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करूं, ऐसे द्वादश प्रमाण को कहने का दायित्व मुझे प्राप्त हुआ था, किंतु मुझे कथा ध्यान आती है कि जब फिलिप का पुत्र सिकंदर, तो सिकंदर का पिता यानी फिलिप देश प्रदेशों को जीतता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, और आगे बढ़ता जा रहा था तो प्रत्येक दिन सिकंदर को बताता था कि मैंने अमुक क्षेत्र जीत लिया, अमुक प्रांत जीत लिया, अमुक राष्ट्र जीत लिया। तो देखा कि उसका पुत्र जो अलेक्जेंडर है वो उदास हो गया। उदासी का कारण पूछने पर उसने बताया कि जब आपने सारे क्षेत्र जीत लिए और सब आपने ही विजय प्राप्त कर ली, तो अब मेरे लिए क्या बचा। तो लगभग ऐसी ही स्थिति मेरी है, यानी सभी विषयों को बड़े आनंद के साथ यहाँ पर उपस्थित किया गया है, और इस दृष्टि से मैं ये कहूं कि निश्चित रूप से ये मेरे लिए उदासी का विषय नहीं बल्कि आनंद का विषय है कि सभी विषयों पर हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुंदर नारायण झा जी और फिर उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी ने भी अपना विषय रखा है। आदरणीय कुलदीप कुमार झा जी ने भूमिका का अपना इस संपूर्ण प्रमाणों के पीछे क्या कारण रहा कि किस विषय में प्रमाण प्रस्तुत किए गए, उसका भूमिका का उपस्थापन बड़े अच्छी तरह किया, और एकादश प्रमाण का भी विवेचन केवल लिखे हुए के आधार पर नहीं बल्कि अपनी बौद्धिक विवेचना के आधार पर भी प्रस्तुत किया, ऐसा प्रतीत हुआ। और प्रयाग से डॉक्टर विनोद कुमार जी ने भी त्रयोदश प्रमाण को बड़े सुलझे हुए ढंग से हमारे सामने रखा। अपना जो उनका भौगोलिक चिंतन था वो भी उसमें देखने में आया। और प्रोफेसर सुंदर नारायण झा जी के विषय में तो आपने चतुर्दश प्रमाणों का उल्लेख करते हुए, क्योंकि आप वेद के मर्मज्ञ पंडित हैं, इसलिए ऋग्वेद में भारत का जो उल्लेख आपने किया वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रहा। और इसके साथ साथ जैसा कि कहा पूर्व मैंने चर्चा की कि आपने सभी प्रमाणों का उल्लेख कर दिया। अब जहां तक द्वादश प्रमाणों की चर्चा है तो वो विषय मेरे लिए दिया गया, जिसका संक्षेप वर्णन में ये प्रयत्न करूंगा कि उसमें कुछ पृष्ठ पेषण न हो पाए, परंतु ऐसा चाहते हुए भी ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा भी मैं जानता हूं। तो इंद्र विजय नामक ये अद्भुत ग्रंथ ओझा जी ने लिखा, और ये पूर्व उल्लेख किया जा चुका है कि इसके 5 अध्यायों में अनेक प्रसंग है और ये तृतीय सीमा प्रसंग है। अब इसके वर्णन, इसके विवेचन से जो मुझे प्रतीत होता है कि ये अद्भुत विद्वान ओझा जी रहे, और अद्भुत विद्वत्ता के साथ साथ इतना कहना भी आवश्यक है कि आपने, यद्यपि आपने जो प्रमाणों का उल्लेख किया वो इस बात का, उससे इसको जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, इस तरह से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए कि आप में राष्ट्र निष्ठा, भारतवर्ष के प्रति अत्यंत निष्ठा आप विद्वानों में जो मतलब जो प्रकट नहीं हो पाता कभी कभी, वो आपने इस ग्रंथ के माध्यम से प्रकट किया है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस निष्ठा के आग्रह से आपने ग्रंथ का निर्माण नहीं किया, परंतु आपने भारतवर्ष के वैशिष्ट्य को मानते हुए और उस दृष्टि से ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ इस विषय को उपस्थापित करने का प्रयत्न किया। अब ये अनुसंधान का विषय है, सभी ने कहा, तो अनुसंधान, मैं अगर व्याकरण का विद्यार्थी हूं तो इस दृष्टि से कहूं कि अष्टाध्यायी या फिर महाभाष्य या काशिका तक वो विषय पूर्ण हो जाता था, किंतु आगे चलकर नव्य व्याकरण की जो भव्य परंपरा आई उसने उस विषय को और विस्तार दिया और वो नवीन ग्रंथ सामने आए। इसी दृष्टि से यह सब विषय भी, अनुसंधान कभी पूर्ण नहीं होता, अनुसंधान निरंतर चलता है। तो तुरुष्क देशस्य भारतवर्षीयोत्तर सीमा स्वाख्यानम, ये विषय मुझे दिया गया था,
इस विषय के उपस्थापन से पहले ग्रंथकार द्वारा जो भारत का पौरस्त्य और पाश्चात्य, ये दो प्रकार का विभाग उन्होंने प्रस्तुत किया, इसको सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने 14 प्रमाणों का उपस्थापन किया है, जिसको आपने प्रस्तुत किया है। और भा में रत रहने वाला भारत, ये हम गर्व से स्वीकार करते हैं। तो इस प्रमाण के अवलोकन से पूर्व जो विभाजन की आपने चर्चा की है, उसकी भी मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगा कि सिंधु नद को उस दृष्टि से सिंधु नद की चर्चा वहां पर की गई है। मैंने बचपन में हरिदत्त विद्यालंकार का एक ग्रंथ पढ़ा था, भारतीय संस्कृति, और उसमें भी उन्होंने ईरान का उल्लेख किया था और अन्य देशों का भी उल्लेख किया था, और उसको भी आर्यों से जोड़ने का उन्होंने प्रयत्न किया था। परंतु उस प्रकार के ग्रंथों में जो विषय आता था, उसमें ये उससे केवल इतनी प्रतीति होती थी कि वह भारतवर्ष के मनीषी उन देशों में गए और वहां जाकर उन्होंने ज्ञान विज्ञान का ऐसा शिक्षण किया, ऐसी ध्वनि वहां निकलती है। परंतु ये जो विषय यहाँ पर उपस्थित किया गया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें वायु पुराण का आख्यान भी आपने प्रस्तुत किया है, और म्लेच्छ भाषा में जो उसका नाम है, जिसको तुर्की, टर्की, तुर्किस्तान, तुरान, तातार, तारतार और टारटर, इस प्रकार के अनेक नामों का ओझा जी ने बड़ी वैदुष्यपूर्ण शैली में उल्लेख किया है। अब राजनीतिक दृष्टि से जो हम चर्चा करते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से जो सीमाओं के विभाजन होते रहते हैं, और उसमें तुर्क स्थान का भी द्विविध विभाजन हुआ। एक पश्चिमी भाग जो ऐसा कहना चाहिए कि शासन तंत्र की दृष्टि से जहां पर उनका तुर्की के लोगों का अपना शासन है, तथा पूर्वी भाग जो चीन के अधीन है। अब चीन के अधीन होने से हमको चीन के अधीन वो कैसे आया होगा, ये इतिहास उसके विषय में खंगालने की आवश्यकता है। आज का चीन तो थोड़ा साम्राज्यवादी नीति को लेकर चलता है, तो अगर पूर्व काल में भी वैसा होता रहा तो संभवतः उसका भी परिणाम हो सकता है। तो जो उनका पूर्वी भाग, वो पूर्वी भारत की, तथा पश्चिमी भाग जो तुर्की का है, वो पश्चिमी भारत की, ये दोनों उत्तरी सीमा होती हैं। इस प्रकार ये जो हिंदुस्तान और ईरान, या सिंधुस्तान और पारस्तान, ये जो पूर्व और पश्चिम जिसको हम कहते हैं, ये भारतवर्ष का जो द्विविध विभाग कहा गया है, यह उससे तुर्किस्तान भारतवर्ष की उत्तरी सीमा सिद्ध होती है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर ओझा जी ने उल्लेख किया है। इससे ग्रंथकार की जो मान्यता है वो पुष्ट होती है। निष्कर्ष रूप में जो उन्होंने श्लोक उद्धृत किए, मैं अधिक पृष्ठपेषण करने की मुद्रा में नहीं हूं, जानता हूं कि उससे समय ही जाएगा, परंतु उन श्लोकों का उल्लेख जरूर करना चाहता हूं जिनका उद्धरण आदरणीय ओझा जी ने किया है, और जो उनकी श्लोक निर्माण कला का एक अद्भुत सामर्थ्य उनका प्रकट होता है। किसी भी विषय को काव्यमय शैली में प्रस्तुत करने की भी उनकी अद्भुत क्षमता है। तो ऐसे अद्भुत विद्वान, माने प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, जो एक विषय के नहीं अनेक विषयों के प्रकांड पंडित होते थे, ओझा जी उन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य है, जो विद्वत्ता का भी विषय रखते हैं, वैदुष्यपूर्ण ढंग से विषय का प्रतिपादन भी करते हैं, जो राष्ट्र का भी चिंतन करते हैं। तो कहते हैं कि स्वर्गोन्तरिक्षम पृथ्वी भेदात, जो भूर्भुवस्व की हमारी व्याहृतियां कहती हैं, और ऐसे तीन लोगों की हम चर्चा करते हैं। द्वीपस्त्रिधात स्थिति, द्वीपस्त्रिधासीदिति यो विभक्तः, जो हमारा ये द्वीप पूरा पृथ्वी, ये हमारे तीन लोकों में सब विभक्त है। स एष संप्रत्यपि दैव योगात, दैव योग से वो म्लेच्छैर विभक्तोस्ति पुनस्त्रिधैव, उसी को म्लेच्छों ने तीन प्रकार से विभक्त कर दिया। अब तीन प्रकार से विभक्त करने का तात्पर्य मुझे समझ में आता है, वो इस तरह से आता है कि जो पूर्वी भारतवर्ष का पूर्वी हिस्सा, जो अभी भारतवर्ष अधिकांश रूप से जहां है, और पश्चिम जिसकी हम कामना, जिसको भारतवर्ष के रूप में कहते हैं, अब जो अखंड भारत के अंतर्गत भी कभी आ सकता है। भारतवर्ष की सीमा जो जिसकी सीमा उन्होंने चर्चा की है, और तुर्की का जो क्षेत्र जिसको उत्तरी सीमा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी तरह से उदक समुद्रानुगतोस्ति रूस, रूस देश की भी चर्चा उन्होंने की, जो उत्तरी समुद्र के पूर्वापरो तोय निधिव गाह्य, ये महत्वपूर्ण पंक्ति, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज,
पूर्वा परौ तो ये निधिव गाह्य स्थित पृथिव्यायु मानदंड। ये रूस, उस समय वो रूस की चर्चा करते हैं, और वो क्योंकि स्वतंत्रता के आसपास का समय रहा होगा, और उस समय हो सकता है कि वो सोवियत संघ के रूप में जो उसके अन्य जो देश उसके साथ सम्मिलित रहे होंगे, तो रूस का उतना विस्तार, रूस खंडित होने पर भी अभी बहुत विस्तृत है। तो यूएसएसआर के रूप में जब रहा और आज केवल रशिया के रूप में है, तो उस दृष्टि से भी अभी रूस बहुत विस्तृत भूखंड उसका है। अब युद्ध के परिणाम में क्या होता है वो तो हम कह नहीं सकते, परंतु रूस फिर भी भारी पड़ता है। तो तद दक्षिणे भाति तुरुस्क देश, उसके दक्षिण में वो तुरुस्क देश है, जो जिसकी हम यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं। और पूर्वा परो तो ये निधि वगाह्य, इस पंक्ति की उन्होंने बार बार इसका आवर्तन किया है। और तद दक्षिणे, दक्षिण सागरेण दक्षिण सागरेण अनुभाषितम भारतवर्ष में तत्, ये भारतवर्ष उसके दक्षिण में है। और भारतवर्ष के लिए भी कहा कि पूर्वा परो तो ये निधि वगाह्य, और ध्रुवम भवेद ध्रुवम भवेदप्य विभक्त साम्यात्, ध्रुवम शब्द का प्रयोग किया। और उसी तरह से चर्चा की है भारतवर्ष की, कि जैसे रूसो द्विधास्ति द्विविधम, जैसे रूस के विषय में कहा कि रूसो द्विधास्ति द्विविधम विभक्तम तुरस्क स्थानम तथा भारतवर्ष में तत्, उसी तरह से तुर्किस्तान और भारतवर्ष भी दो दो ऐसे विभिन्न भागों में विभक्त हो गया। सिंधुस्थ पारस्थ विभाग तोस्तु द्विधा तथाप्यस्ति तदेक वर्षम, ये दो प्रकार से इसका विभाजन देखने में आया, परंतु ये मूलतः एक खंड है। संभवतः यह हमारे अखंड भारत की कल्पना से कुछ और अधिक विस्तृत है, ऐसा मुझे लगता है। परंतु जो भी है, ऐसे उस समय में जब इंटरनेट नहीं होते थे, जब पुस्तकों का उतना, पुस्तकालयों की उतनी ऐसा विस्तार नहीं होता था, ऐसे विशेष समय में उन्होंने ऋषि परंपरा का निर्वाह करते हुए ओझा जी ने इस प्रकार के ग्रंथों का प्रणयन किया। ऐसे वरेण्य विद्वान का हम हृदय से अभिवादन करते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है, और हम भी कर रहे हैं। तो जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सारांश में ही समग्र विषयों को रख दिया। और जो अखंड भारत वाली बात है, वही अखंड भारत के ही ओझा जी चाहते हैं कि भारतवर्ष का व्यापक फलक इसमें है। अखंड भारत का ही स्वरूप है, कितना बड़ा विशाल है। जो सिंधु न, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सिंधु नदी जिसको मान करके ये व्यवस्था बन रही है हिंदुस्तान की, उसी को प्रमाण नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह से अनेक विषयों को आपने उद्घाटित किया। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हुए, मैं आपके प्रति धन्य वचन समर्पित करता हूँ। अब समय है, कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब सभी विद्वानों का व्याख्यान हो ही चुका है, तो अब मैं धन्यवाद वचन समर्पित करना चाहता हूँ। आज सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला सर हैं, उनके प्रति मैं धन्य वचन समर्पित करता हूँ। क्या कारण है मैं नहीं जान पा रहा हूँ, कि प्रारंभ से ही सर थे और इंटरनेट के कारण सर अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं सर के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आपके दिशा निर्देश में हमेशा हम लोग कार्यक्रम करते हैं। आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य विराजमान हैं आदरणीय प्रोफेसर सुंदर नारायण झा सर। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, आपका मैं अभिनंदन, आपका मैं धन्य वचन समर्पित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आज हमारे मध्य अभी विराजमान हैं आदरणीय दयाल सिंह सर, आपके प्रति मैं हार्दिक धन्य वचन समर्पित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हुए आदरणीय विनोद कुमार जी हैं, मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार किया और यहाँ आकर अत्यंत सरलता पूर्वक गंभीर व्याख्यान को प्रस्तुत किया। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से आए हुए डॉक्टर कुलदीप कुमार जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर यह व्याख्यान दिया। आपका व्याख्यान सरल और प्रभावी होता है। मैं आपके प्रति धन्य वचन समर्पित करता हूं। मैं जहां तक देख पा रहा हूं, इस कार्यक्रम में अनेक विद्वान उपस्थित हैं, जिनमें आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के
आचार्य प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय सर हैं। मैं सर के प्रति भी सर का स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद समर्पित करता हूं। सर प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं, सर को प्रति धन्यवाद समर्पित करता हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर गिरीश चंद्र पंत सर जुड़े हुए हैं। प्रायः पंत सर का स्नेह बना रहता है, हर एक कार्यक्रम में सर आते ही हैं। आपके प्रति मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण सर हैं, आप हमारे कार्यक्रम में आते रहते हैं, आपका भी मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। रंजन लता जी हैं, रंजन लता जी के प्रति मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ। राज किशोर जी हैं, उनके प्रति धन्यवाद समर्पित करता हूँ। अनेक विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं है और हमारा जो कार्यक्रम का समय है वह लगभग पूर्ण हो ही गया है। तो मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को यह सूचित करता हूँ कि फिर अग्रिम महीने हम फिर एक नए विषय को, इंद्र विजय का ही अग्रिम जो विषय है उस विषय को लेकर के फिर पुनः मिलेंगे आप लोगों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को संपूर्ण प्रदान करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ।